हेलो एवरीवन, आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करें जो संविधान में मेंशन है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले उसमें 22 पार्ट थे, यानी 22 पार्ट थे। लेकिन संशोधन के बाद, यानी कि जब उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें 3 पार्ट और ऐड कर दिए गए, जिसमें से आपका 9th ए है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका। दूसरा है आपका सहकारी समिति, यानी कि जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनको जोड़ा गया 9th बी में। और उसके बाद 14th ए की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको ऐड किया गया। तो आप में पहले 22 थे, इसके बाद ये 3 जुड़े और इसके बाद 25 हो गए टोटल आपके मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से 25 पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। अब आप स्क्रीन पे देखिए और मैं आपको मेंशन करते हुए चलता हूं। जो भी इसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं अभी थोड़ा बहुत जो भी होगा उसको मैं बता दूंगा, और उसके बाद में टॉपिक वाइज जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, एलोबरेट करूंगा, तो उसको आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वो पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ, यानी कि संघ व उसका क्षेत्र। ठीक है, पहला ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा है सिटीजनशिप, दूसरे पार्ट में मेंशन किया गया है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की बात करें तो नागरिकता, आप जानते ही हैं, सिटीजनशिप के बारे में आप जानते ही होंगे। और जो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। आर्टिकल 1 2 3 4 इससे संबंधित है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। और उसके जो पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, नागरिकता, उसमें आपका आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। नागरिकता के बारे में बताया गया कि कैसे हम नागरिकता भारत की पा सकते हैं, और वो सारी चीजें मेंशन है। उसके बाद आपका जो पार्ट थर्ड है उसमें है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, जो भी हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं संवैधानिक तौर पे, उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो हमारे इसमें मेंशन है, जो कि है 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। उसके बाद पार्ट 4 की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, एक राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। इसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक व्यवस्था दी गई है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो आपका ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद अगर 4A की बात करें, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे हम लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं, उसके बाद हम लोगों को कर्तव्य भी तो कुछ बनते हैं, इसलिए इसको मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे आर्टिकल 51A में है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके द्वारा इसमें ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको जो प्रपोज किया था, जो रिकमेंड किया था, एक कमेटी थी जो कि है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और उसके बाद इसको संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 में द यूनियन है। द यूनियन संघ आप इसको समझ सकते हैं, जो आपका सेंट्रल होता है उसको आप समझ सकते हैं द यूनियन से। और आर्टिकल 52 से 151 तक ये मेंशन है यूनियन के बारे में। इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसके चैप्टर्स को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं और क्या क्या मेंशन किया गया है। तो पार्ट अगर 6 की बात करें तो उसमें द स्टेट है। द स्टेट्स यानी कि राज्य है, और उनको आर्टिकल 152 से लेके 237 तक मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर पार्ट 7 की बात करें तो इसको अब हटा दिया गया है। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1956, उसके द्वारा ये आपका जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है। इसमें द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ये मेंशन किया गया था। इसमें ये था कि सभी राज्यों को अलग अलग तरीके से ABCD टाइप में अलग अलग बांट दिया गया था। लेकिन जब भाषाई आधार पर, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को अलग अलग करना था और केंद्र शासित प्रदेशों को बनाना था, यानी यूनियन टेरिटरीज को बनाना था, तो उस टाइम पे ये अमेंडमेंट किया गया कि जिससे कि सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को अच्छे तरीके से निर्माण किया जा सके। तो आप ये याद रखिएगा कि जो आपका पार्ट 7 है वो हट गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। अब बात करते हैं पार्ट 8, जो आपका भाग 8वां है। उसमें यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, यानी संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इससे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 239 से लेके 242 तक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 239 से लेकर 242 किससे संबंधित है, तो आप यूनियन टेरिटरी लगाएंगे, या फिर हो सकता है कभी पार्ट से ही डायरेक्ट पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पार्ट से ही बनते हैं कि आपका यूनियन टेरिटरी किसमें है, किस पार्ट में है, तो आप बताएंगे पार्ट 8 में है। उसके बाद 9 की बात करें, पार्ट 9 की बात करें तो उसमें पंचायत हैं, द पंचायत आप समझ सकते हैं। इसमें है आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक आपका पंचायत है। उसके बाद अगर म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, जो कि पार्ट 9 ए में स्थित है, उसकी बात करें तो वो आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। इसका जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है वो इतने आर्टिकल्स में किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि जो पार्ट ऐड किए गए हैं उसमें म्युनिसिपैलिटीज वाला जो 9A है उसको ऐड किया गया है। उसके बाद जो अगला है 9B, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है, इसको भी ऐड किया गया है, जो कि आर्टिकल 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है इसका उल्लेख। अब पार्ट
10 की बात करते हैं, यानी भाग 10 की बात करते हैं, जो कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है। यानी कि जो भी आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित है। अगर इनकी बात करें, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है? अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें कि ये किसमें मेंशन है, तो आर्टिकल 244 से लेके 244 ए में इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो जनजाति और जनजाति क्षेत्र होते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं पार्ट 11 की, जो कि है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो कि संघ और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है, 245 से लेकर 263 तक इसमें मेंशन किया गया है। इसमें इनके कार्यों में विधायी कार्य भी आते हैं और प्रशासनिक कार्य भी आते हैं, उनको अलग-अलग मेंशन किया गया है और डिटेल में इसमें बताया गया है। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 12 की, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वीट्स के टर्म आते हैं और इनको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपका वित्तीय और जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित होती है वो प्रावधान, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अनुबंध होते हैं, उनसे रिलेटेड, और जो सूट होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें आर्टिकल में समझाया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक है। 300 ए आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं लास्ट में। 300 ए आपका संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, और ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब बाद में इसको एक नॉर्मल नियम बना दिया गया है। अब बात करते हैं जो कि पार्ट है 13, यानी पार्ट 13 के बारे में बात करते हैं। उसमें आता है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी भारत के राज्य क्षेत्र में इंटरकोर्सेज हैं और जो व्यापार है और जो वाणिज्य है, उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है, वो आर्टिकल 301 से लेके 307 तक एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 14 की, तो उसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जो भी सेवाएं हैं संघ और राज्य को लेके, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। आपका 315 जो आर्टिकल है वो भी इसी में मेंशन है, जो आपका यूपीएससी के बारे में बात करता है, ठीक है? तो आप ये रखिएगा 308 से लेके 323 आपका बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बात करते हैं जो आपका तीसरा जोड़ा गया था पार्ट में, जिसके वजह से 25 टोटल हुए हैं पार्ट। ये है 14 का ए, ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल 323 ए से लेके आर्टिकल 323 बी, ये है आपका आर्टिकल। इसमें बताया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। 15 पार्ट में बताया गया है इलेक्शन के बारे में। जो भी इलेक्शन संबंधित प्रावधान होंगे, वो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए में मेंशन किए गए हैं, और ये पार्ट 15 में संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि इलेक्शन आपका किस पार्ट में है, तो आप ये बताइएगा पार्ट 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है? कहीं पे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 16 की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो अगर ऐसा कोई पार्ट है, अगर ऐसा कोई चीज संबंधित है उससे, तो वो आपका आर्टिकल 330 से लेके 342 तक मेंशन किया गया है, जो कि आपके पार्ट 16 से रिलेटेड है। अब बात करते हैं पार्ट 17 की, जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये है आपका आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव को लेके, तो ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको भी अंडरलाइन रखिएगा। उसके बाद बात करें कि पार्ट 18 में जो है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकालीन जो प्रोविजन होते हैं। 3 आपातकाल बताए गए हैं, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे प्रावधान रहेंगे, क्या क्या प्रोविजन रहेंगे, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर पार्ट 19 की बात करें, तो मिसलिनियस यानी विविध के बारे में बताया गया है। विविध में कई सारी चीजें मेंशन है, उसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। और अगर इसके आर्टिकल की बात करें, तो 361 से लेके 367 तक इसमें मेंशन किया गया है विविध में। और उसके बाद अगर पार्ट 20 की बात करें, यानी भाग 20 की बात करें, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बनाया गया था जब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे बनाया था, तो इसको सोचा था कि इसमें इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन इस आजादी के बाद इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी और कंटिन्यू अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो आप इसको ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 368 से संबंधित है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आपके पार्ट 20 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने 3 बताया, इन तीनों को याद रखिएगा। ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए। अब पार्ट 21 की बात करें, तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो टेम्परेरी मतलब अस्थायी समझ सकते हैं आप, और उसके बाद ट्रांजिशनल मतलब आप संक्रमण कालीन समझ सकते हैं, और उसके बाद जो है स्पेशल प्रोविजन, वो विशेष प्रावधान होते हैं, इसके अंडर में आते हैं। तो आपका ये आर्टिकल 369 से लेकर 392 में मेंशन है। अगर हम 22वें पार्ट की बात करें, जो 22वां पार्ट है आपका, उसमें बताया गया है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो शॉर्ट टाइटल की बात करें, तो जो संक्षिप्त टाइटल होता है उसके बारे में, और जो कमेंसमेंट होता है उसे प्रारंभ कहते हैं, और जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स है, उसे हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन कहते हैं। तो इसके बारे में जो मेंशन किया गया है, वो आपके पार्ट 22 में किया गया है, और वो आर्टिकल 393 से लेकर 395 में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो पार्ट 22 के बारे में ही बताया गया है। आप अभी आपने बताया था कि 3 बढ़ गए हैं, तो आपके पार्ट 3 बढ़े तो हैं, लेकिन वो
पार्ट के तौर पे बढ़े, जैसे कि 9th का ए और 9th का बी हो गया है, इस तरीके से बढ़े हैं। आपके पार्ट 22 यहाँ पे शो तो कर रहे हैं, लेकिन 3 जो बढ़े हैं वो उन्हीं के सब पार्ट तरीके से बन गए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि आपके 25 ही हैं टोटल मिला के। उसके बाद अब बात करते हैं जो पार्ट 5 में मैंने बताया था कि चैप्टर्स हैं। जो आपके पार्ट 5 में चैप्टर 1 है वो है द एग्जीक्यूटिव, उसे कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका हो गई, जो कि आपके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक मेंशन है। कार्यपालिका के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 है वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। इसमें आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक बताया गया है, पूरा डिटेल में इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है वो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कि चैप्टर 3 है, और वो आर्टिकल है 123। उसके बाद चैप्टर जो 4 है वो है द यूनियन जुडिशरी, यानी संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका जो आप समझ सकते हैं इससे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है जो आर्टिकल 124 से लेके 147 है, इसमें सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। उसके बाद जो चैप्टर 5 है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये है आपका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में बताया गया है, जो कि चैप्टर 5 में मेंशन है। अब बात करते हैं जो पार्ट हमारा 6 है उसके बारे में, जो कि है राज्य। वो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। अब इसके बारे में बात करते हैं तो जो चैप्टर इसका फर्स्ट है उसके बारे में पहला है सामान्य, यानी जनरल के बारे में बताया गया है, वो है आर्टिकल 152। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद है द एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 है द एग्जीक्यूटिव, और ये मेंशन है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें तो उसमें द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है, यानी कि जो राज्य की विधायिका है उसके बारे में बताया गया है। तो ये मेंशन है आर्टिकल 168 से लेके 212 तक, यानी कि 212 तक। और उसके बाद अगर चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 213 में मेंशन किया गया है। आपका 123 है राष्ट्रपति से रिलेटेड और 213 है गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करें तो ये है द हाई कोर्ट्स, तो जो भी उच्च न्यायालय है राज्य के उनके बारे में ये बताया गया है। ये है आपका आर्टिकल 214 से लेके 232 तक, यानी कि अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये है अधीनस्थ न्यायालय। तो जो अधीनस्थ न्यायालय है वो आर्टिकल 233 यानी कि 233 से लेके 237 तक, 237 तक मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 11 की। तो पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स बताया गया है, जो 245 से आर्टिकल, जो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक है मेंशन। अगर चैप्टर 1 की बात करें तो बताया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि जो संघ और राज्य के बीच में, यानी कि जो आपका यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो बताया गया है, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 255 तक मेंशन है। और अगर चैप्टर 2 की बात करें तो ये है प्रशासनिक शक्तियों से रिलेटेड, या जो प्रशासनिक संबंध है दोनों के बीच में, जो राज्य और केंद्र के बीच में, उसके बारे में बताया गया है, जो कि है आर्टिकल 256 से लेके 263 तक। तो आप ये याद रखिएगा जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो इसमें मेंशन है। अब बात करते हैं पार्ट 12 की, जो कि है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 264 से 300 ए तक ये मेंशन है। उसके बाद जो चैप्टर 1 है आपका वो फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी वित्तीय से रिलेटेड है, और इसमें आर्टिकल 264 से लेके 291 तक आर्टिकल मेंशन है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर जो सेकंड है वो बोरोइंग से रिलेटेड, यानी जो उधार है उनसे रिलेटेड जो मेंशन है, प्रावधान यानी जो प्रोविजन है वो मेंशन है आर्टिकल 292 से लेके 293 तक। उसके बाद चैप्टर 3 में आपके प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स और लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स आते हैं। तो जो आपका प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अनुबंध हैं, और राइट्स है, अधिकार हैं, लाइबिलिटीज हैं, यानी जो आपका दायित्व है, और जो सूट्स हैं, ये सारी चीजें आपके चैप्टर 3 में आती हैं, जो कि पार्ट 12 का पार्ट है। और ये आर्टिकल 294 से लेके 300 तक मेंशन है। जो आपका चैप्टर 4 है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, उसको पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, जो 19(1) के एफ में था, जिसको हटा दिया गया था। जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978, इसके द्वारा इसे हटा दिया गया था और इसे नॉर्मल लॉ के तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि आपके आर्टिकल 300 ए में ऐड है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो आपका पार्ट 12 है उसमें ये है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 300 ए में मेंशन है। और ये आप जरूर से याद रखिएगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे मौलिक अधिकार से, यानी जो आपका फंडामेंटल राइट्स है उनसे हटाया गया था। वो है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। उसके बाद अगर पार्ट 17 की बात करें, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसमें आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो संघ की भाषा है उससे रिलेटेड है। वो है आर्टिकल 343 एंड 344। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है चैप्टर सेकंड रीजनल लैंग्वेजेस,
यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है, वो है आपके आर्टिकल 345 से लेके 347 तक। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सो ऑन, जो भी कोर्ट है उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा, क्या लैंग्वेज के लिए प्रोविजंस रहेंगे, वो मेंशन किया गया है चैप्टर 3 में, जो कि आपके आर्टिकल 348 एंड 349 में मेंशन है। उसके बाद चैप्टर अगर 4 की बात करें तो स्पेशल डायरेक्टिव्स है। तो स्पेशल डायरेक्टिव्स जो है वो आपके आर्टिकल 350 एंड 351 में मेंशन है। तो कुल मिला के ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो कि आपके पार्ट्स में डिवाइड है। तो कुल मिला के जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे, जो भी क्या पूरे जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे और जो उनके की फैक्टर्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से होलिस्टिक तरीके से बात कर ली है और समझ में आ गया है। और इसके बारे में जो भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से समझने के लिए मैं और वीडियोस लाऊंगा और समझने में आपको आसानी होगी जो पॉलिटी के और चैप्टर्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिए दोस्तों में, जिससे कि और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके पास आता रहूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।